हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। एमपी जीके की एमसीक्यू सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। और ये मध्य प्रदेश जीके का 60वां वीडियो है, जिसमें कि लगातार मैं मध्य प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर रहा हूं। और इसमें भी वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हैं जो कि मध्य प्रदेश के जीके से पूछे जा सकते हैं उन सभी एग्जाम्स में, जैसे कि एमपीपीएससी, एमपीएसआई, मध्य प्रदेश कांस्टेबल और व्यापम के द्वारा जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सभी में एमपी जीके जहाँ पूछा जाता है वहाँ पर बिल्कुल ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये वीडियो अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे सारे वो विद्यार्थी जो कि मेरी मध्य प्रदेश जीके की सीरीज को मिस कर रहे हैं वो भी लगातार जुड़ पाएं और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो भी कवर कर पाएं। आपको करना क्या है, मेरा स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, वो भी ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। ध्यान रहे ऑल का रेडियो बटन सेलेक्ट करना है, देन उसके बाद में सब्सक्रिप्शन का बटन क्लिक करना है, जिससे कि आप सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे और एक भी मिस नहीं हो पाएगा। और इसी के साथ में आपको मेरा टेलीग्राम का चैनल भी ज्वाइन कर लेना है, जिसका कि लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप मेरे टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको वहां से भी नोटिफिकेशन मिलेंगे और साथ में वो सारा कोर्स मटेरियल जो कि मैं क्रिएट कर रहा हूँ पीडीएफ के माध्यम से, चाहे वो मध्य प्रदेश जीके का हो या फिर अन्य किसी पर्टिकुलर टॉपिक का, वो भी आपको यहाँ वहां से मिलने वाला है। तो तुरंत मेरा टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन जरूर कर लें। चलिए शुरू करता हूँ ये 60वां पार्ट, ठीक है ना, जिसमें कि अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये लीजिए, आ गया पहला क्वेश्चन आपके सामने। मध्य प्रदेश में अफवाह तंत्र को कितने भागों में विभक्त किया गया है, यानी कि कितने भागों में बांटा गया है, कितने भागों में बटा हुआ है मध्य प्रदेश का जो अफवाह तंत्र है। अफवाह तंत्र मतलब नदियों का फ्लो जो होता है, ठीक है ना, वो कितने भागों में बांटा गया है, 4, 8, 6 या फिर 5। तो इसका जो सही विकल्प है वो है सी। मध्य प्रदेश का जो अफवाह तंत्र है इसको 6 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। वो 6 भाग कौन कौन से हैं ये भी मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करता हूँ। वो कौन कौन से, ये बिल्कुल याद कर लीजिएगा आप। तो पहला जो भाग है जो कि सबसे बड़ा अफवाह तंत्र कहलाता है वो है गंगा यमुना का, ठीक है, गंगा यमुना का अफवाह तंत्र जो होता है, ठीक है ना, ये सबसे बड़ा अफवाह तंत्र कहलाता है, ठीक है ना। यहाँ लिख देता हूं मैं, सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है ये, ठीक है। उसके बाद में सेकंड नंबर पर जो आता है वो आता है नर्मदा अफवाह तंत्र, नर्मदा, ठीक है ना, नर्मदा अफवाह तंत्र। फिर तीसरे नंबर पर जो है वो आता है ताप्ती का, ठीक है। ताप्ती के बाद में फिर आता है गोदावरी का, गोदावरी, ठीक है। फिर माही, फिर सबसे आखिरी में जो आता है वो आता है महानदी का, महानदी का अफवाह तंत्र। तो सबसे बड़ा और ये है सबसे छोटा, दोनों अफवाह तंत्र आपको याद रखने हैं। सबसे बड़ा अफवाह तंत्र मध्य प्रदेश का जो है वो गंगा यमुना है और सबसे छोटा महानदी का है, क्योंकि महानदी से भी मध्य प्रदेश की अन्य द्रोणी बिल्कुल मिलती हैं आके, क्योंकि ये महानदी दक्षिण की नदी है और मध्य प्रदेश में भी 4 नदियां दक्षिण की ओर उसका अफवाह है। एक तो वर्धा नदी है, दूसरी वैनगंगा, तीसरी पैंच नदी है, कान्हा नदी है। तो ये सारी जो नदियां हैं, ये कान्हा नदी जिसे बोलते हैं, ये सारी नदियां दक्षिण की तरफ में इनका मुख है, तो ये दक्षिण की तरफ इनका प्रभाव रहता है, ठीक है ना, जो कि महानदी और गोदावरी नदी में जाकर ये मिल जाती है, क्योंकि गोदावरी नदी में महानदी भी मिलती है और महानदी के पैरेलल जाके ये अन्य नदियां मध्य प्रदेश की भी महानदी अफवाह तंत्र में जाकर मिल जाती है। इसलिए सबसे छोटा अफवाह तंत्र महानदी और सबसे बड़ा गंगा यमुना इसलिए कहलाता है क्योंकि मध्य प्रदेश का जो उत्तरी अफवाह तंत्र है उसमें से जितनी नदियां गई हैं उत्तर की तरफ वो पूरी यमुना नदी में जाकर मिलती हैं और यमुना नदी गंगा में मिल जाती है और गंगा में भी मध्य प्रदेश की अन्य नदियां मिलती हैं, जैसे कि सोन नदी हुई, टोंस नदी हुई, ठीक है ना, ये नदी गंगा में जाकर मिलती है, ठीक है। तो इस तरीके से गंगा यमुना का जो अफवाह तंत्र है वो सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है। तो टोटल कितने हैं मध्य प्रदेश के? 6 अफवाह तंत्र है, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। लीजिए आ गया अगला प्रश्न, सेकंड नंबर। राष्ट्रीय जल ग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रम जिसको बोलते हैं NWDPR के अंतर्गत कौन सा कार्य सम्मिलित है? राष्ट्रीय जल ग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रम के वर्षा सिंचित क्षेत्र के लिए, या फिर राष्ट्रीय जल विकास परियोजना विनिमय, जल विकास परियोजना विनिमय, या फिर नए जल विकास परियोजना अनुसंधान। तो कौन सा कार्यक्रम इसमें शामिल है? तो इसका ए विकल्प बिल्कुल सही है, ठीक है ना, जो कि है राष्ट्रीय जल ग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रम के संबंध में जो वर्षा से सिंचित क्षेत्र होते हैं
ये कार्यक्रम इसमें शामिल किया गया है, ठीक है ना। और ये जो कार्यक्रम था, ये कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? ये हुई थी नवीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक है ना। नवीं जो पंचवर्षीय योजना थी उस समय इसकी शुरुआत की गई थी। और ये हुई थी कब? ये भी आपको याद होना चाहिए, 1990-1991 के बीच में ये कार्यक्रम चालू किया गया था। और इसमें भारत के टोटल 25 राज्यों को इसमें शामिल किया गया था। 25 जो 25 स्टेट्स हैं, ठीक है ना, उनको इसमें शामिल किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, तीसरा नंबर, मध्य प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा तालाब कौन सा है? पूरे एशिया कॉन्टिनेंट जो है उसका सबसे बड़ा तालाब कौन सा है? गोविंद सागर, बरगी झील, गोविंदगढ़ या फिर बड़ा तालाब? तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है ना। दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यही है सबसे बड़ा तालाब जो कि है भोपाल में स्थित, ठीक है ना। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है ये सबसे बड़ा तालाब। और इस तालाब का निर्माण किसने करवाया था? राजा भोज ने। राजा भोज के द्वारा ये तालाब निर्मित किया गया था, जो कि परमार वंश के, ध्यान रखिएगा, परमार वंश के थे ये, ठीक है। और कब करवाया था ये करवाया था 11वीं सेंचुरी में। 11वीं सेंचुरी में इस तालाब का निर्माण करवाया था, ठीक है ना। ये टोटल इसका जो जल ग्रहण यानी कि पूरा का पूरा जो क्षेत्र है जल ग्रहण का, वो है 31 वर्ग किलोमीटर, 31 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वो कवर करता है पूरा, जिसको कि बिग लेक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, भोपाल की बिग लेक। और काफी अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है ये भोपाल का, ठीक है। इसके अलावा भोपाल में छोटा, ठीक है ना, छोटा तालाब भी है जिसको कि स्मॉल लेक भी कहते हैं, ठीक है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था जब यहाँ पर नवाबों का शासन था, ठीक है। नवाब हियात मोहम्मद ने इसका निर्माण करवाया था। और ये करवाया था 1794 में, ठीक है ना। 1794 में करवाया था छोटे तालाब का निर्माण, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया चौथा, मध्य प्रदेश में स्थित संजय सागर और रहेटी, इन दोनों में क्या समानता है? दोनों एक ही जिले में स्थित हैं, दोनों प्रमुख सिंचाई परियोजना है, या फिर दोनों एक ही नदी पर बने बांध हैं, या फिर दोनों निजी परियोजना है? तो इसका सही विकल्प कौन सा है? तो इसका फर्स्ट वाला, ए, दिस इज द करेक्ट आंसर। दोनों ही एक जिले में स्थित है ये, ठीक है। ये दोनों बांध हैं, संजय सागर बांध और रहेटी बांध, दोनों ही एक जिले में कहां पर स्थित है? ये विदिशा, ठीक है ना, जिला जरूर पता होना चाहिए। विदिशा जिले में स्थित ये बांध है जिससे कि सिंचाई परियोजना संचालित की जा रही है, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया आपके सामने, उर्मिल परियोजना मध्य प्रदेश के अतिरिक्त किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश? तो इसका सही विकल्प है उत्तर प्रदेश। यूपी की साथ में ये संयुक्त परियोजना है। और इस परियोजना का जो शुभारंभ है वो कब किया गया था? कब इसका निर्माण कार्य हुआ चालू? 1978 में। ये ध्यान रखिएगा, 1978 में इसका निर्माण कार्य चालू हुआ था। और ये कहां पर है स्थित है? ये है छतरपुर में, छतरपुर जिले में स्थित है ये क्लियर होना चाहिए आपको। और छतरपुर जिले के हिरोटा गांव में है, हिरोटा गांव या हिरोटा ग्राम में स्थित है ये। यहाँ पे कि ये उर्मिल नदी है, ठीक है ना, उर्मिल नदी जो कि कैन नदी की सहायक नदी है, ध्यान रखिएगा। और ये उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, जैसे कि बताया ना आपको, यूपी और मध्य प्रदेश की ये संयुक्त परियोजना है। और इसमें जो रेशो डिवीजन है, ठीक है ना, इसमें जो संयुक्त परियोजना है तो इसमें हिस्सेदारी बिल्कुल होगी। तो मध्य प्रदेश की इसमें 60% है और उत्तर प्रदेश की 40% की इसमें शेयरिंग है, ठीक है। और इस परियोजना में, उर्मिल परियोजना में विद्युत उत्पादन किया जाता है, ठीक है ना। जल परियोजना चलाई जा रही है, जल विद्युत परियोजना, जिसमें कि 50 मेगावाट बिजली बनाई जाती है, ठीक है। और इस परियोजना से मध्य प्रदेश के 2 जिले लाभान्वित होते हैं। 2 कौन कौन से? एक तो स्वयं छतरपुर और दूसरा टीकमगढ़, ठीक है, टीकमगढ़, ठीक है। अभी टीकमगढ़ से एक नया जिला बना है जिसका नाम है निमाड़ी, निवाड़ी बनाया गया, ठीक है, जो कि विभाजित हुआ, कब हुआ था ये? अक्टूबर में, 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर या 1 अक्टूबर मान सकते हैं, 1 अक्टूबर 2018 को ये नया जिला बनाया, जिसमें कि 3 तहसीलें, पृथ्वीपुर, निवाड़ी और ओरछा, तीन तहसीलों को मिलकर ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है, ठीक है ना, जिसको बनाया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आप
क्रैक कर सकते हैं एमपीपीएससी व्यापम्स के वो सारे एग्जाम्स जिसकी आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं। अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शंस वाले जो बैचेस होते हैं उनमें आपको मिलता है अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज का एक्सेस, जो कि आपको वहां पर पढ़ाते हैं इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स। तो जल्दी सब्सक्राइब करें अनअकैडमी के एमपीपीएससी एंड व्यापम्स के कोर्सेज को और क्रैक करने के लिए तैयार हो जाइए। अनअकैडमी पे प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ साथ फ्री प्लान भी है, उसके बेनिफिट भी आप जान लें। फ्री क्लासेस में आपको वीकली 500 फ्री लाइव क्लासेस विद लाइव डाउट क्लियरिंग मिलेंगी, साथ ही साथ में फ्री लाइव क्विज जिसमें कि आपको 20,000 से ज्यादा क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और आप वीकली फ्री मॉक टेस्ट भी इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए सिर्फ कुछ ही दिन शेष रह गए हैं जिसमें कि आपको 10% का डिस्काउंट मिलने वाला है। तो जल्दी कीजिए, मेरा कोड जो कि हरदयाल कुशवाहा है उसको यूज करते हुए आप प्लस सब्सक्रिप्शन का जो बैचेज हैं या फिर जो भी कोर्सेज हैं उस पर आप सब्सक्राइब कीजिए और सीधे 10% का डिस्काउंट आपको मेरा कोड हरदयाल कुशवाहा यूज करते हुए आपको मिलेगा। अनअकैडमी आपके लिए लाया है मिशन रैंक एमपी पुलिस कांस्टेबल फ्री रिवीजन कैंप्स, जहां पे भी आपको मिलेंगी फ्री स्पेशल क्लासेस एंड वीकली मॉक टेस्ट। और ये सारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं 26 फरवरी 2021 से और ये कैंप चलेगा 12 मार्च 2021 तक। तो देरी ना करें, फ्री वाले जो प्लान्स हैं उसमें आप ज्वाइन करके ये सारे जितने भी स्पेशल क्लासेस हैं और मॉक टेस्ट उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। एवरी सैटरडे यहाँ पर आपको कंडक्ट कराया जाएगा वीकली मॉक टेस्ट जो कि फुल लेंथ पेपर का होगा, जो कि जिसका टाइम रहेगा सुबह 10 बजे से। एवरी संडे आपको ड्यूल एडुकेटर्स एनर्जी स्ट्रेटेजी सेशंस क्लासेस जिसमें कि आपको पूरा डिस्कशन मिलेगा प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस का, जो कि आपको लेंगे रूप सिंह जी, गौरव शर्मा, कपिल कांत शर्मा जी और लोकेश खावले जी। आइए अब जान लेते हैं फ्री सब्सक्रिप्शंस कैसे लेना है, आपको कैसे अनलॉक करना है फ्री सब्सक्रिप्शन को। सबसे पहले तो आपको अनअकैडमी का जो ऐप है आपके मोबाइल पर आपको डाउनलोड करना है। देन उसके बाद में एमपीपीएससी एंड व्यापम्स जो गोल है वो आपको गोल सिलेक्ट करते हुए मेरा रेफरल कोड जो कि हरदयाल कुशवाहा रेड कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है उसका यूज करते हुए आप फ्री प्लान को अनलॉक कर सकते हैं। आइए आप जान लेते हैं प्लस बैचेस की जो फीचर्स हैं उसके बारे में। देखिए, प्लस बैचेस के जो फीचर्स हैं उसमें आपको आपके जो फेवरेट एजुकेटर्स हैं उससे आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ में आपको जितने भी एग्जाम्स हैं, ठीक है ना, उन सारे एग्जाम्स की यहाँ पर प्रिपरेशन करने का कंप्लीट मौका मिलने वाला है। आपके मन में जो भी डाउट चल रहे हैं पर्टिकुलर टॉपिक पर, वो सारे डाउट यहाँ पर क्लियर होंगे हर सेशन में और साथ ही साथ में पूरा सिलेबस यहाँ पर कवर कराया जाएगा और आपको फ्री टेस्ट सीरीज का पूरा एक्सेस मिलेगा और वीकली फ्री मॉक टेस्ट भी यहाँ पर कंडक्ट कराए जाएंगे। और भी बहुत सारे फीचर्स आपको मिलेंगे जैसे कि वीकली मेगा क्विज भी यहाँ पे कंडक्ट होंगी। साथ में आपके डाउट क्लियरिंग पर्टिकुलर जो टॉप एजुकेटर्स हैं उनसे आप कनेक्ट करके डाउट क्लियर कर सकते हैं और सारे के सारे यहाँ पर जो भी नोट्स हैं वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं आपके प्लस सब्सक्रिप्शन बैचेस से। आइए जान लेते हैं फ्री वर्सेस प्लस में क्या डिफरेंस है। देखिए, फ्री में आपको लिमिटेड सिलेबस मिलेगा, वहीं आपको प्लस जो बैच होंगे उसमें आपको कंप्लीट सिलेबस मिलने वाला है। और यहाँ पर फ्री में आपको जो प्रैक्टिस टेस्ट हैं वो लिमिटेड मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट जो मिलेंगे वो अनलिमिटेड मिलने वाले हैं प्लस प्लान में। और फ्री में आपको जो पीडीएफ और नोट्स हैं वो लिमिटेड रहते हैं और यहाँ पर जो प्लस बैचेस होते हैं वहां पर आपको अनलिमिटेड पीडीएफ और नोट्स एक्सेस करने का पूरा मौका मिलता है। वहीं पे फ्री प्लान में आपको जो डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं टॉप एजुकेटर्स के वो लिमिटेड होते हैं और यहाँ पर आपको टॉप एजुकेटर्स जो कि प्लस प्लान है रेगुलर आपके डाउट क्लियर करते हैं हर सेशन में। अनअकैडमी अब आपके लिए लाया है लक्ष्य एमपीपीएससी 2020 जिसमें कि आपको एमपीपीएससी के फाउंडेशन कोर्स और प्रीलिम्स व मेंस के आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाएगी, वो भी हिंदी में। अच्छा, ये बैच स्टार्ट हो चुका है 5 मार्च से, तो अभी भी देरी नहीं हुई है, इस बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और मेरा रेफरल कोड जो कि हरदयाल कुशवाहा कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है उसको यूज करते हुए आप 10% का कोर्सेज में प्लस कोर्सेज में डिस्काउंट पा सकते हैं। तो जल्दी कीजिए और अपने लक्ष्य की तैयारी पूरी कीजिए। आइए जान लेते हैं अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है। सबसे पहले आपको अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है जो कि मैं आपको बता चुका हूं। उसके बाद में वहां पे आपको एमपीपीएससी व्यापम्स सिलेक्ट करने के बाद प्लस सब्सक्रिप्शन में जाना है और वहां से जो गेट सब्सक्रिप्शन का बटन है प्लस वाला वो क्लिक करना है जिससे आपको प्लस
का जो सब्सक्रिप्शन है वो मिल जाएगा और इसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा जैसे ही आप मेरा रेफरल कोड हरदयाल कुशवाहा यूज करेंगे। जो भी कोर्स होगा उसमें आपको सीधे 10% का डिस्काउंट फीस में मिलने वाला है। तो जल्दी कीजिए, मौका हाथ से छूटने ना पाए क्योंकि कुछ ही दिन शेष रह गए हैं जिसमें कि आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा प्लस कोर्सेज में और मेरा रेफरल कोड यूज कीजिए और सारे कोर्स आपके मंथली 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, 36 मंथ और 48 मंथ्स के हैं जिसमें कि आपको सीधे 10% की डिस्काउंट के बाद में जो प्राइस सामने लिखा हुआ है वो आपको उस प्राइसेस में आपको ये कोर्सेज मिलने वाले हैं। तो जल्दी ही डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी का ऐप और क्रैक करने के लिए तैयार हो जाइए एमपीपीएससी व्यापम के सारे एग्जाम्स के लिए। छठवां क्वेश्चन आ गया आपके सामने, भारत का पहला सिंचाई टैंक पलकमती किस जगह पर स्थित है? भोपाल, शाहपुरा, रायसेन या उमरिया? तो इसका सही विकल्प है रायसेन। ठीक है ना, रायसेन में स्थित है ये पलकमती सिंचाई टैंक है, इसका नाम है। ठीक है, पलकमती के नाम से जाना जाता है और ये सिंचाई टैंक यानी कि सिंचाई के उपयोग में ये टैंक आता था। ठीक है ना, इतिहास में। और इसमें जो जल भराव की क्षमता है वो कितनी है? वो है 11 मिलियन घन मीटर। 11 मिलियन घन मीटर की इसमें जल भराव की क्षमता है। ठीक है, और ये जो पलकमती टैंक है इसका निर्माण ब्रिटिश काल में किया गया था 1933 में। ठीक है ना, जो कि सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता था इस टैंक का। ठीक है, और अभी भी किया जाता है। ठीक है, और ये भोपाल संभाग के अंतर्गत आता है इसलिए इसको भोपाल बोलते हैं। ठीक है ना, भोपाल का पहला, क्योंकि पहले जब ये बना था उस समय ये भोपाल में था इसलिए इसे भोपाल का पहला सिंचाई टैंक बोलते हैं पलकमती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, मध्य प्रदेश में स्थित संजय सरोवर और सारथी बांध में क्या समानता है? दोनों सूखे ताल हैं, दोनों वैनगंगा नदी पर हैं, दोनों नर्मदा नदी पर हैं या फिर दोनों एक ही आकार के बांध हैं? तो इसका जो सही विकल्प है वो क्या है? तो बी इज द करेक्ट आंसर। दोनों बांध, जो संजय सरोवर है या फिर सारथी बांध, ये दोनों बांध वैनगंगा नदी पर स्थित है। ठीक है, और इसमें जो संजय सरोवर बांध है, ठीक है, ये जो बांध है ये एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है ये। ठीक है ना, सबसे बड़ा एशिया का, ये जरूर ध्यान रखिएगा, एशिया कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही बनते हैं। सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है ये। मिट्टी का बांध बोलते हैं या फिर कीचड़ बांध के नाम से भी इसे जाना जाता है। कीचड़ बांध के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, या फिर इसको धूती बांध भी बोलते हैं। धूती बांध के नाम से भी जानते हैं इसको। ठीक है, और ये वैनगंगा नदी जो कि मध्य प्रदेश की दक्षिण मुखी नदी है, ध्यान रखिएगा, दक्षिण की ओर बहती है ये, और गोदावरी की द्रोणी कहलाती है ये। गोदावरी जो नदी है, ठीक है ना, उसमें जाकर ये मिल जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया सारे फैक्ट्स। और ये कहां से निकलती है वैनगंगा नदी? ये निकलती है सिवनी से। ये और पॉइंट मैं आपको बता दूं, सिवनी के परासवाड़ा, ठीक है ना, परासवाड़ा का जो पठार है, ठीक है ना, वहां से इसका उद्गम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश के किस जिले में पहसारी बांध स्थित है? भोपाल, इंदौर, उज्जैन या फिर ग्वालियर? इसका सही विकल्प क्या है? तो इसका डी विकल्प बिल्कुल सही है। ठीक है, ग्वालियर में स्थित है ये। ठीक है ना, पहसारी बांध, और ये ग्वालियर में जो मोवर नदी है, ठीक है ना, मोवर नदी के नाम से एक नदी है, उस पर ये बांध का निर्माण किया गया था 1984 में। ठीक है ना, और इस बांध का निर्माण क्यों किया गया था? सिंचाई के लिए। ठीक है ना, इससे वहां के क्षेत्रों में सिंचाई की जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया? इसके अलावा और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया 9वां, निम्नलिखित नदी घाटी में से किस नदी घाटी पे राजा सोरस के कंकाल अवशेषों के जीवाश्म का उत्खनन हुआ था? बेतवा, तवा, नर्मदा या फिर चंबल नदी? तो इसका सही विकल्प है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पर ही ये जो क्या नाम है इसका, राजा सोरस कंकाल का इसमें इसके अवशेषों का उत्खनन किया गया था। और राजा सोरस क्या है ये बहुत ही पुरानी, लगभग 65 लाख वर्ष पुरानी, ठीक है ना, ये डायनासोर
मांसाहारी डायनासोर बोलते हैं इसको, ठीक है ना, उसका कंकाल यहाँ पर प्राप्त हुआ, मांसाहारी। ये मैं लिख देता हूँ, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसे हैं कि ये बनने की संभावना बिल्कुल होती है, कंफ्यूजन बहुत रहता है। मांसाहारी डायनासोर्स के यहाँ पर कंकाल प्राप्त हुए थे, और ये कहाँ पर थे? मध्य प्रदेश में नहीं हुए थे, ये गुजरात में प्राप्त हुए थे, ध्यान रखिएगा। गुजरात स्टेट में ये कंकाल प्राप्त हुए थे, ठीक है, क्लियर हुआ। गुजरात के अलावा मध्य प्रदेश में भी इसके कंकाल प्राप्त हुए थे, और वो प्राप्त हुए थे मध्य प्रदेश में राजासोरस के जबलपुर में, ठीक है ना, यहाँ लिख देता हूँ, जबलपुर जो है ना, जबलपुर में भी इसके कंकाल प्राप्त हुए थे, जो एग्जैक्ट जबलपुर में, और उसके बाद में यहाँ प्राप्त हुए थे, वो हुए थे 1982 और 84 के समय में, और गुजरात में प्राप्त हुए थे, वो हुए थे 2003 में, यानी कि लेटेस्ट में गुजरात में भी डायनासोर्स के कंकाल प्राप्त हुए, और जो राजासोरस के सबसे पुराने जीवाश्म मिले थे वो जबलपुर में मिले थे, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा करेक्ट कीजिएगा, सबसे पहले जबलपुर में, उसके बाद में गुजरात में 2003 में ये रोहाली नामक एक स्थान है, ठीक है ना, जो कि महासागर में है, महासागर के रोहाली नामक स्थान जो कि गुजरात में है, वहां पे 2003 में ये प्राप्त हुए थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आ गया, नर्मदा नदी पर आधारित सौंदर्य की नदी नर्मदा नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है ना, श्री हरिकृष्ण देव सरे, श्री शिव कुमार कुमरा तिवारी, या फिर अमृतलाल बेगड़, या फिर सुहास लिमय। तो इसका सही विकल्प है श्री अमृतलाल बेगड़ जी हैं, जिन्होंने की ये किताब लिखी थी, नर्मदा, कौन सी किताब थी? नर्मदा के सौंदर्य पर, ठीक है ना, सौंदर्य की नर्मदा नामक, सौंदर्य की नदी नर्मदा नामक ये किताब लिखी थी श्री अमृतलाल बेगड़ ने, ठीक है ना, जो कि नर्मदा नदी के एक प्रसिद्ध साहित्यकार, चित्रकार और नर्मदा चिंतक रहे हैं, ठीक है। और इनका भी हाल ही में निधन भी हो गया, ये भी याद रखना, 6 जुलाई 2018 में इनका निधन हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आ गया, कलचुरी शासक के द्वारा निर्मित प्राचीन करण मठ किस नदी के किनारे स्थित है? चंबल, छिप्रा, नर्मदा, या फिर बेतवा। ऑप्शन नीचे नहीं, ऊपर नीचे है, तो बी नर्मदा इज द करेक्ट आंसर। नर्मदा नदी के किनारे ये कलचुरी शासक के जो प्राचीन करण मठ है, ठीक है ना, ये यहाँ पर स्थित है, और इसका निर्माण कलचुरी शासक के जो रहे गंगेय देव, ठीक है, याद रखिएगा, गंगेय देव ना और कर्ण, इनके द्वारा बनाए हुए यहाँ पर बहुत ही प्राचीन स्थापत्य कला के यहाँ पर धार्मिक जो मंदिर हैं या फिर मठ हैं, उनका निर्माण करवाया गया था, ठीक है। करण मठ एवं पातेलेश्वर, जो पातालेश्वर महादेव जी का मंदिर है, इन दोनों मंदिरों का निर्माण इन दोनों कलचुरी शासक के ये जो राजा रहे, इन्होंने निर्माण करवाया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में माई की बगिया किस नदी के किनारे स्थित है? ताप्ती, चंबल, माही, या नर्मदा। तो इसका भी विकल्प नर्मदा ही है। माई की बगिया वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, माई की बगिया कहाँ पर है, तो नर्मदा नदी पर स्थित है ये, और ये भी अनूपपुर जिले में ही है, और इसके कुछ करीबी उद्गम स्थल भी है, जिसको कि बोलते हैं नर्मदा कुंड, या फिर सूर्य कुंड के नाम से भी जानते हैं इसको, सूर्य कुंड, ठीक है, या फिर नर्मदा कुंड बोलते हैं उसको, ठीक है ना, नर्मदा कुंड के नाम से भी जो जाना जाता है, और वहीं से नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है, तो बिल्कुल उसके करीब में ही है ये माई की बगिया भी, जो कि अमरकंटक की पहाड़ी पर है, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट फैक्ट। अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट करता है, इसलिए उसको याद रखना है। माही नदी, ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, या चंबल नदी। तो इसका सही विकल्प है माही नदी। ये माही नदी है जो कि कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। अच्छा, इसका उद्गम कहाँ से है? ये है धार जिले में। धार जिले में कहाँ से? जो सरदारपुर तहसील है, ध्यान रखिएगा, सरदारपुर तहसील से इसका उद्गम है। सरदारपुर तहसील का एक गांव है, ठीक है ना, जिसका नाम है मिंडा,
मिंडा ग्राम से इसका उद्गम हुआ है और उसके बाद में ये आगे बढ़ी है और आगे बढ़ने के बाद में ये रतलाम, ठीक है ना, रतलाम से गुजरती है। धार के बाद में ये रतलाम जाती है और रतलाम से ये ऊपर चढ़ती हुई फिर रतलाम जाती है, यानी कि ये उत्तर की ओर आगे बढ़ती है। जैसे उत्तर की ओर आगे बढ़ती है ये धार से, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को रतलाम में काटती है पहले ऊपर, फिर उसके बाद में ये अपना रास्ता बदलती है और पश्चिम की ओर इसकी दिशा हो जाती है। जैसे पश्चिम की ओर ये दिशा होती है तो पश्चिम की बाद में ये राजस्थान में आ जाती है ये ऊपर चढ़ती हुई, क्योंकि रतलाम जो है राजस्थान की बॉर्डर पर है। तो जैसे रास्ता राजस्थान में घुसती है ये, तो राजस्थान में कहाँ पर, बांसवाड़ा में ये, ठीक है ना, दोबारा से ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को काटती है, ठीक है। और उसके बाद में ये गुजरात में आगे बढ़ जाती है और खंबात की खाड़ी में, पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको, खंबात की खाड़ी में जाकर ये गिरती है, ठीक है, खंबात की खाड़ी, ठीक है, खंबात की खाड़ी में जाकर ये गिरती है। इस तरीके से ये मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात 3 राज्यों का भ्रमण करते हुए ये जाती है। क्लियर हो गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसकी जो नदी की टोटल लंबाई है वो है 472 किलोमीटर का ये पूरा सफर तय करती है खंबात की खाड़ी तक, यानी कि धार से लेके खंबात की खाड़ी तक की टोटल डिस्टेंस इतना है, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के अतिरिक्त कितने राज्यों से प्रभावित होती है? प्रवाहित यानी कि बहती है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और किस राज्य से, इसमें किस बोल रहा है, कितने नहीं बोल रहा है, किस राज्य से प्रभावित होती है? छत्तीसगढ़। तो इसका जो सही विकल्प है इनमें से वो है महाराष्ट्र, ठीक है ना, महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर। महाराष्ट्र के अलावा एक राज्य और है वो है गुजरात, ठीक है ना। तो ताप्ती नदी 3 राज्यों से होकर बहती है। मध्य प्रदेश सबसे पहले यहाँ से उद्गम होता है, उसके बाद में फिर महाराष्ट्र आता है दूसरे नंबर पर, फिर तीसरे में गुजरात आता है। गुजरात में ये खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। अगर इसकी कुल लंबाई के बारे में चर्चा करें तो वह है 724 किलोमीटर, ठीक है ना, 724 किलोमीटर का इसका रन है, जिसमें कि ये मध्य प्रदेश में, ठीक है ना, अगर देखा जाए तो एमपी में 279 किलोमीटर का इसका सफर पड़ता है। फिर उसके बाद में ये आगे बढ़ती है तो महाराष्ट्र जाती है ये, ठीक है ना, ये पूरा सीक्वेंस बता रहा हूँ आपको। फिर महाराष्ट्र में ये 270 किलोमीटर का सफर होता है, फिर आखिर में ये गुजरात खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, तो गुजरात में ये सफर करती है 175 किलोमीटर का, ठीक है ना। इस तरीके से ये टोटल 724 किलोमीटर बढ़ती है आगे, ठीक है। क्लियर हो गया? तो दिस इज द ऑल फैक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। और ताप्ती नदी की जो सहायक नदियां हैं वो हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है ना, जैसे कि बुरई है ना, कलीभीत, बोरी, पछारा, सेवा, ठीक है ना, ये इसकी सहायक नदियां हैं। इस तरीके से देखा जाए तो ताप्ती नदी की कम से कम 10-11 सहायक नदियां हैं, ठीक है, जिनको जैसे पूर्णा जिसमें कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में पूछी गया है कि पूर्णा नदी किसकी सहायक नदी है, तो याद रखिएगा ताप्ती नदी की ये सहायक नदी है पूर्णा नदी। गिरना नदी हुई जैसे गिरना नदी, ठीक है ना, ये भी सहायक नदी है ताप्ती की। अनेर नदी है, अंबोरा नदी, बांकी, बुरई, तितुर, ये सारी नदियां ताप्ती की सहायक नदियां हैं। वैसे मेन इंपॉर्टेंट है ताप्ती और ताप्ती के सारे फैक्ट्स। बाकी इंपॉर्टेंट में मुख्य नदियों में पूर्णा का नाम कई बार आया है एग्जाम में, तो इसको आपको ऐसे ही याद रखना है, ठीक है ना। अच्छा, ताप्ती नदी पर एक पठार भी है, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं बीहड़, ठीक है ना, जो कि है भैंसा देही पठार, या फिर भैंस देही पठार बोलते हैं, भैंस देही का पठार, ठीक है ना। यहाँ पर ताप्ती नदी बीहड़ का निर्माण करती है। मध्य प्रदेश में 2 जगह बीहड़ों का निर्माण होता है और 2 नदियां करती हैं, एक तो ताप्ती करती है और दूसरी चंबल नदी करती है ना। चंबल नदी का जो बीहड़ है वो बहुत बड़ा है, लेकिन ये छोटा है, लेकिन इसका भी उसी तरीके से निर्माण होता है जैसे कि चंबल नदी पर होता है, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया 15वां और इस वीडियो का ये आखिरी प्रश्न है। बैतूल, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में परासडोह बांध किस नदी पर निर्मित किया गया है? नर्मदा, ताप्ती, कालीभीत या फिर शक्कर? तो इसका जो सही विकल्प है वो है बी, ताप्ती नदी पर ये बांध निर्मित किया गया है। और ये बांध 1612 मीटर ये लंबा है, इसकी लेंथ है ये, ठीक है, और इसकी जो चौड़ाई है वो है 27 मीटर की,
ठीक है। और इस बांध को सॉरी ऊंचा है ये इसकी हाइट है, मैंने चौड़ाई बोल दी क्योंकि लंबाई और हाइट ही होती है इसकी, लेंथ जो होती है, क्योंकि लंबाई और कितनी ऊंचाई से ये गिर रहा है बांध उसको बोलते हैं हाइट। ठीक है, 27 मीटर ऊंचा बांध है। और इसकी जो नींव है, स्थापना कब की गई थी? शुरुआत 2017 में इसकी नींव रखी थी शिवराज सिंह चौहान, जो कि उस समय के मुख्यमंत्री रहे थे और आज भी है मुख्यमंत्री। ठीक है, जिसका नाम है परासडोह बांध। ठीक है ना। इसके अलावा ताप्ती नदी पर एक बांध और है, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं चंदूरा बांध। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चंस कैसे भी बन सकते हैं। चंदूरा बांध भी है जो कि ताप्ती नदी पर ही निर्मित किया गया है। ठीक है, चलिए, तो ये थे टोटल 15 क्वेश्चन जो कि मैंने आपके सामने रखे फैक्ट्स के साथ में। वीडियो कैसा लगा आपको ये आप कमेंट करके बताएं मेरे को, क्योंकि आपके कमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ वीडियो को आप लाइक भी करें, ठीक है ना, और मेरे चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब भी कर लें। और मैंने आपको जैसे ही बताया कि टेलीग्राम का भी मैंने लिंक इस वीडियो के नीचे डाल दिया है। आप वहाँ से मेरे टेलीग्राम के चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जिसमें कि सारे इम्पोर्टेंट्स नोटिफिकेशंस, सारे इम्पोर्टेंट्स पीडीएफ नोट्स वहाँ पर मैं डालता हूँ, तो वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं अपनी स्टडी के लिए। तो इसी के साथ अपना ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।